वो सब सोचते हैं कि शायद रास्ता छत में हो, लेकिन इशिगाकी बताता है कि इस कमरे में तो बहुत सारे खंबे हैं। अगर सबसे ऊंचा खंबा ढूंढ ले तो शायद वहीं से रास्ता खुले। जेन पूछती है कि इतने ऊंचे खंबे तक पहुंचेंगे कैसे? सतह से तो ये बहुत दूर है और इतनी दूरी तक तैरना मुमकिन नहीं। आंड्रे उन्हें समझाता है कि तैरने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि इस कमरे में 4 जगह से पानी आता है और ये हर थोड़ी देर में खुलते बंद होते रहते हैं। जब पानी आता है तो उसका सतर बढ़ता है, जिससे खंभों के ऊपर बने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सकता है। यानी हर बार जब पानी ऊपर आएगा तो उन्हें तैरकर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचना होगा और फिर अगली बार के पानी आने का इंतजार करना होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि ये बात तो अब साफ है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि किस खंबे को चुने। कुछ लोग कहते हैं कि जब पानी ऊपर आए तो सीधे सबसे ऊंचे खंबे तक तैर लेते हैं, लेकिन आंड्रे उन्हें रोकता है और कहता है कि जब पानी आता है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और उस वक्त तैरना खतरे से खाली नहीं। प्रोफेसर भी मानते हैं कि उन्होंने पहले ऐसे करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी की मार से उन्हें सिर में चोट लग गई थी और वो डूब भी सकते थे अगर आंड्रे ने उन्हें नहीं बचाया होता तो। और उसी वक्त दोस्तों पानी दोबारा आने लगता है और ज्यादातर खंबे डूब जाते हैं। आंड्रे बताता है कि हर बार पानी के आने के बीच में लगभग 10 मिनट का समय होता है और इसी में उन्हें तय करना होता है कि अगला कौन सा खंबा चुनना है। तभी निंग बोलता है कि इसका हल तो बहुत आसान है, उन्हें बस एक सीधी लाइन में बढ़ना चाहिए। वो बताता है कि सामने कई खंबे हैं और उन्हें बस सबसे पहले सामने वाले 2 खंबे से शुरुआत करनी चाहिए। प्रोफेसर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, जैसे किसी जीनियस ने हल निकाल दिया हो। वो सबको बताता है कि निंग एकदम सही है। अब उनकी प्लानिंग बनती है। अगले 5 मिनट में जब पानी का सतर ऊपर आएगा तो वो पहले खंबे तक तैरेंगे और हर अगला खंबा पिछले से 10 मिनट तक ऊंचा है, इसलिए हर 2 बार पानी आने पर वो एक एक करके ऊपर चढ़ते रहेंगे। यानी अगर सब ठीक रहा तो 1 घंटे में वो सबसे ऊंचे खंबे तक पहुंच सकते हैं। फिर वो इसके बाद एक प्लान बनाते हैं। जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो पहले चढ़ेंगे और ऊपर से रस्सी नीचे फेंकेंगे ताकि कमजोर लोगों को ऊपर खींचा जा सके। लेकिन तभी ऑरेंज बालों वाला लड़का बहस करने लगता है। वो कहता है कि जो आखिरी में ऊपर खींचा जाएगा वो सबसे ज्यादा खतरे में होगा, इसलिए सबका नंबर लॉटरी से तय होना चाहिए। अब जेन इससे नाराज हो जाती है। वो कहती है कि अगर निंग जैसे कमजोर लड़के को आखिरी में चढ़ना पड़ा तो वो बच नहीं पाएगा। इस पर ऑरेंज हेड बेहयाई से कहता है, तो क्या अगर निंग मर भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो लड़के को लात मार देता है और चाकू निकाल लेता है। आंड्रे और ट्रेसी तुरंत उसे रोकते हैं और अपने हथियार तान देते हैं। इसके बाद इशिगाकी सबको शांत कराते हुए कहता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना अब हमारे लिए सही नहीं होगा और सच तो ये है कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए हमें लॉटरी के जरिए ही डिसाइड करना होगा कि किसका नंबर कब आएगा। और दुर्भाग्य से लॉटरी में चेरी को नंबर 8 मिलता है, यानी वो आखिरी में ऊपर जाएगी। अब ट्रेसी उसे दिलासा देती है, लेकिन इशिगाकी अपनी बारी चेरी से बदल लेता है और कहता है कि वो आखिरी में जाएगा, चेरी पहले जाएगी। इसके बाद चेरी उसे थैंक्स बोलती है और सब तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही पानी फिर से ऊपर आता है सब तैरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आंड्रे अगले खंबे पर चढ़ता है और फिर रस्सी नीचे फेंकता है और इशिगाकी चेरी को रस्सी पकड़ने में मदद करता है। आंड्रे फिर रस्सी पकड़कर चेरी को ऊपर खींचता है, जबकि जैंग और दूसरा लड़का अपने दम पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो लोग ट्रेसी को ऊपर खींचते हैं और बाकी लोग को भी उसी तरह चढ़ाते हैं। अब जिन की बारी आती है, लेकिन वो कहती है कि निंग सबसे पहले जाए और वो खुद बाद में जाती है। अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, मोटा लड़का और इशिगाकी। जैसे ही वो मोटे लड़के को ऊपर खींचते हैं, अचानक जमीन हिलने लगती है और सबको समझ आ जाता है कि अगला पानी गिरने वाला है। काफी मुश्किल के बाद वो मोटे को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन अब सिर्फ इशिगाकी नीचे रह जाता है। आंड्रे रस्सी फेंकने ही वाला होता है कि पानी गिरना शुरू हो जाता है और सब लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, लेकिन इशिगाकी किसी तरह से रस्सी पकड़ लेता है और सब मिलकर उसे तेज बहाव के बीच खींच लेते हैं, बिल्कुल आखिरी मौके पर। इसके बाद थोड़ी देर वो सब आराम करते हैं और उस जगह को लेकर बात करने लगते हैं। प्रोफेसर बताता है कि ये जगह गुलान सभ्यता ने बनाई थी ताकत और हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए। अब सब पूछते हैं कि ये गुलान क्या है, तो वो बताता है कि ये दक्षिण अमेरिका की एक रहस्यमयी और प्राचीन सभ्यता थी। आज के समय में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च की थी। गुलान माया सभ्यता के दुश्मन थे और सिर्फ माया की कुछ पुरानी किताबें में ही इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब इशिगाकी पूछता है कि क्या इसका मतलब हम साउथ अमेरिका में हैं? तो प्रोफेसर कहता है बहुत चांसेस है और बताता है कि माया की किताबों में इसी जैसी जगह का जिक्र भी मिलता है। वो फिर दीवारों पर बने अक्षरों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये गुलान की भाषा है जिसमें
20 अक्षर होते हैं। निंग पूछता है तो क्या वो जंगली लोग वही पुराने गुलान लोग हैं? प्रोफेसर साफ कहता है नहीं। फिर वो बताता है कि गुलान लोग बहुत ज्यादा समझदार थे और कुछ तो कहते हैं कि वो बहुत अमीर भी थे। अब ये सुनकर सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी इशिगाकी पूछता है अगर वो इतने ताकतवर थे तो माया लोगों ने उन्हें हराया कैसे? अब प्रोफेसर सीरियस होकर जवाब देता है कभी नहीं। एक दिन अचानक वो टापू और उसके सारे गुलान लोग गायब हो गए। तभी अचानक निंग के सिर में फिर से तेज दर्द उठता है और वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये बात पहले भी सुनी है लेकिन याद नहीं आ रहा। अब जिन उसे समझाती है चिंता मत करो, हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे और तुम्हारे लिए इलाज भी ढूंढ लेंगे। इसी बीच अगला पानी गिरता है और वो लोग फिर से तैरकर अगले खंबे तक पहुंचते हैं। रस्सी की मदद से वो लोग फिर से ऊपर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि अब वो पहले से ज्यादा अच्छे से टीम बनकर काम कर रहे हैं। तभी मोटा लड़का दूर एक गेट की तरफ इशारा करता है और सबको दिखाता है। तभी प्रोफेसर चौंकता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, हम तो अभी सबसे ऊंचे खंबे तक पहुंचे भी नहीं। वो फिर उस पुराने लेक को याद करता है जो सबसे ऊंचे खंबे तक पहुंचेगा उसे वेदी का रास्ता दिखेगा। तभी निंग कहता है कि अगर वो गेट असली रास्ता है तो उसे पहुंचने के लिए बस 5 मीटर और चढ़ना होगा, वरना उन्हें अगला पानी गिरने तक इंतजार करना होगा। तभी आंड्रे एक रूसी कहावत कहता है और उन्हें सजेशन देता है कि उन्हें अपनी पुरानी योजना पर ही टिके रहना चाहिए। इशिगाकी भी कहता है हाँ हो सकता है वो गेट असली हो लेकिन तब तक ना खुले जब तक हम सबसे ऊंचे खंबे तक ना पहुंच जाए। इसके बाद दोस्तों निंग सभी को याद दिलाता है कि जब तक वो लोग सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे तब तक अगला वाटर प्यूरिंग शुरू हो जाएगा और वो दरवाजा भी डूब जाएगा। अब सभी मान जाते हैं कि इस प्यूरिंग में उस दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन होगा। ट्रेसी तब बताती है कि जिस हॉलवे से वो आए थे वो गीला था, मतलब वहाँ तक कभी न कभी पानी गया होगा और शायद उस पानी को निकालने की कोई सिस्टम हो। तभी दोस्तों इशिगाकी अंदाजा लगाता है कि जब पानी एक तय लेवल तक पहुंच जाता है तो शायद कोई ड्रेनेज सिस्टम चालू हो जाता होगा। तभी ट्रेसी कहती है कि पहले हमें ऊपर वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंचना होगा, पर आंड्रे कहता है कि अगर वो दरवाजा असली एग्जिट है तो हम वहीं से तैरकर पहुंच सकते हैं। अब सभी इस प्लान पर राजी हो जाते हैं और ऊपर के प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आंड्रे वहाँ पहुँचता है और बाकी लोगों को ऊपर खींचने लगता है। जैंग जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और साथ वाला लड़का भी गिर जाता है। आंड्रे जल्दी से उन्हें फिर से चढ़ने को कहता है और पहले चेरी को ऊपर खींचता है। चेरी जैसे ही ऊपर आती है वो दरवाजे की तरफ अजीब तरह से खींच जाती है और वहाँ एक हाथ रखने की जगह देखती है। अब ट्रेसी जो पीछे चढ़ रही थी उन्हें देखकर चिल्लाती है कि रुको मत छूना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चेरी ने उस जगह पर हाथ रख दिया था और दरवाजा घूम गया जिससे वे दूसरी तरफ चली गई। नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर दरवाजा अचानक खुल जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब सभी ऊपर पहुंचते हैं और चेरी को लेकर चिंता करते हैं क्योंकि नीचे का दरवाजा पूरा डूबा हुआ है। अब सवाल उठता है कि चेरी कहाँ गई। तभी प्रोफेसर कहता है कि शायद वो अल्टर वाला दरवाजा है और वहाँ तक तभी पहुँचा जा सकता है जब कोई अपनी कुर्बानी दे। अब सभी हैरान हो जाते हैं। इशिगाकी कहता है कि नीचे वाला दरवाजा असली एग्जिट हो सकता है क्योंकि वही खुला था। अब सभी प्रोफेसर से पूछते हैं कि अगर दरवाजा पानी में डूबा है तो अब वहाँ कैसे जाएं? लेकिन प्रोफेसर समझाता है कि जब वो बटन दबाया गया था तो पानी बढ़ना रुक गया था। इसका मतलब है कि अगले प्यूरिंग से पहले ड्रेनेज सिस्टम चालू होगा और पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। तभी एक लड़का आइडिया देता है कि वह सबसे तेज तैराक है तो वह पहले जाकर रस्सी बांध देगा और बाकी लोग उस रस्सी को पकड़कर वहां तैर सकते हैं। अब सभी लोग मान जाते हैं और प्लान के हिसाब से तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम चालू हो जाता है पानी घूमने लगता है और एक तेज भंवर बन जाता है। तभी सभी रस्सी को कसकर पकड़ लेते हैं, पर मोटे लड़के को रस्सी पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। पर जैसे ही वह होश खोता है उसे अपने बचपन की याद आती है जब बच्चे उसे उसके हकलाने की वजह से चिढ़ाते थे। तभी उसके मास्टर आए और उसे बताया कि वो खुद ही हकला करते थे लेकिन मेहनत करके उसे ठीक किया। और ये बात याद करके वो मोटा लड़का हिम्मत नहीं हारता और रस्सी को कस के पकड़ लेता है। अब दोस्तों आखिरकार सभी उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें गुफा जैसे हॉलवे मिलता है जिसमें हल्की रोशनी होती है। प्रोफेसर वहाँ कुछ देखता है और बताता है कि ये सांप की चमड़ी है और इसकी उम्र कम से
कम 100 साल पुरानी लग रही है। तभी इस गाकी इधर उधर देखता है और इंसानों के कंकाल को देखता है और कहता है यार ये जगह बहुत ही डेंजरस है। तभी दोस्तों अचानक निंग बड़बड़ाने लगता है और जिन कहती है कि उसे तेज बुखार है, अब जल्दी ही उसके लिए इलाज ढूंढना होगा। आंड्रे उसकी मदद करता है और उसे सहारा देता है। तभी ट्रेसी सभी को आगे देखने को कहती है। सब देखते हैं कि उन्हें एक अल्टर दिखता है, पर अभी भी आइडिया नहीं है कि एग्जिट पास है। अब दोस्तों जैंग सबकी बात अनसुनी करके सुरांग ढूंढने दौड़ता है और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। वो लोग अल्टर के टॉप पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक और गेट दिखाई देता है। अब सभी एक गेट के सामने खड़े थे और प्रोफेसर सबको सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि यहाँ जाल भी हो सकते हैं। फिर वो दीवार पर बने निशानों को पढ़ने लगते हैं। जैंग पूछता है कि इसका मतलब क्या है। प्रोफेसर बताता है कि पहले इंसानों ने देवताओं से धोखा किया था, इसलिए देवताओं ने इंसानों को श्राप दे दिया। तभी से इंसानों को पाइथन देवता को बलिदान देना पड़ता है। इतना कहते ही वो किसी से कहता है कि वो वेदी मतलब कि अल्टर पर लेटे। अब ट्रेसी सामने आती है और वो वेदी पर लेट जाती है और जैसे ही वो लेटती है गेट खुलने लगता है। अब जैंग भागकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर उसे रोक देता है और समझाता है कि ये वेदी एक धार्मिक स्थान है जहाँ बलिदान देना जरूरी होता है और वो ट्रेसी से उठने को कहता है। जैसे ही ट्रेसी उठती है गेट फिर से बंद हो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि अगर बाकियों को बचाना है तो उनमें से किसी एक को बलिदान देना ही होगा, यानी पीछे छोड़ना पड़ेगा। तभी एक लड़का सजेशन देता है कि क्यों न किसी भारी पत्थर को वेदी पर रख दिया जाए। अब सब लोग मान जाते हैं और पत्थर ढूंढने लगते हैं। तभी मोटा लड़का चिल्लाकर सबको बुलाता है, उसे कुछ पत्थर मिले हैं। अब एक लड़का एक बड़ा पत्थर उठाने जाता है, लेकिन वो हाथ में आते ही टूट जाता है और फिर वह गिर जाता है। तभी प्रोफेसर बताता है कि ये सारे पत्थर बहुत पुराने और कमजोर हो चुके हैं, लेकिन काम नहीं आएंगे। अब जैंग वेदी को चाकू से मारकर चेक करता है और कहता है कि ये तो पक्की बनी है, लेकिन वो अकेला इसे नहीं हिला सकता। तभी शिगाकी कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें किसी एक को पीछे छोड़ना ही होगा, पर किसे छोड़े। तभी दोस्तों वो पीले बालों वाला लड़का तुरंत कहता है कि निंग बीमार है तो उसी को पीछे छोड़ देना चाहिए। अब जिन इससे नाराज होती है, लेकिन वो लड़का बार बार यही कहता है कि निंग वैसे भी बेकार है, न उसे ठीक कर पाएंगे और न ही पता है कि हमें बाहर क्या होगा। अब दोस्तों उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शिगाकी भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब सब वोटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि निंग को पीछे छोड़ना होगा, लेकिन तभी यंग चाकू निकाल लेता है और कहता है कि अगर किसी ने निंग को हाथ भी लगाया तो पहले उसे पार करना होगा। अब पीले बालों वाला लड़का आंड्रे से कहता है कि निंग को नीचे रख दो, लेकिन आंड्रे मना कर देता है। वो कहता है कि एक सोल्जर कभी अपने साथियों को नहीं छोड़ता। इसके बाद यंग उस लड़के के पास जाता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। वो सबके सामने कहता है अगर कोई पीछे छूटना चाहिए तो ये वही है, और बाकी लोग कुछ नहीं कहते और आखिरकार सब उस लड़के को वहीं छोड़कर गेट के अंदर चले जाते हैं। अब वो सब एक अंधेरे रास्ते से होकर भागते हैं और सोचते हैं कि ये सही रास्ता है। प्रोफेसर मन ही मन सोचता है कि यंग को लोगों की मानसिकता की बहुत गहरी समझ है। उसे पता था कि किसी को भी पीला लड़का पसंद नहीं था और उसने उसी को बलि का बकरा बना दिया। उसे यह भी पता था कि ट्रेसी तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक वो खुद भी कुछ करना नहीं चाहे। और इतना सोचते सोचते सब बाहर पहुंच जाते हैं। अब सब बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं। तभी जिन चारों तरफ देखने लगती है कि निंग के इलाज के लिए कोई जड़ी बूटी मिल जाए। वो कहती है कि जहर जहाँ होता है उसके पास ही अक्सर उसका इलाज भी होता है, इसलिए उसे यकीन है कि दवा सांप के घोंसले के आसपास ही होगा। इसके बाद दोस्तों वो निंग को जमीन पर लिटाती है और बताती है कि उसकी हालत अब थोड़ी ठीक हो रही है, बस उसे आराम की जरूरत है। यंग आंड्रे की मदद से कुछ बड़े पत्थर उठाता है ताकि बाद में जाकर उस पीले बालों वाले लड़के को वापस ला सके। अब बाकी लोग आपस में बट जाते हैं और मोटा और दूसरा लड़का खाने की तलाश में निकलते हैं। ट्रेसी चारों तरफ नजर रख रही होती है, जबकि शिगाकी और प्रोफेसर पेड़ों की डालियों से हथियार बना रहे होते हैं। उधर मंदिर की वेदी पर छोड़ा गया पीले बालों वाला लड़का होश में आता है और देखता है कि सब लोग जा चुके हैं। जैसे ही वो उठता है बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो घबराकर रोने लगता है और दरवाजा पीटने लगता है जैसे इससे कुछ हो जाएगा। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे से कुछ बहुत ही
बड़ा निकल कर आता है और वो डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अब बाहर निंग धीरे धीरे होश में आता है और आंखें खोलकर कहता है कि उसका सिर फिर से दर्द कर रहा है। इसे गा के उसे आराम करने को कहती है। इसी बीच आंड्रे और यांग पत्थर उठाने का काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पीले बालों वाले लड़के की चीख सुनाई देती है और दोनों सोचते हैं कि अंदर जरूर कुछ बुरा हो गया है। अब जिन खुश होकर कहती है कि अच्छा हुआ दवा काम कर गई। और तभी निंग बैठ जाता है और अचानक वो मोटा लड़का भागते हुए आता है और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक पाइथन भाग रहा होता है। अब सब तुरंत बचने के लिए उधर उधर भाग जाते हैं। तभी ट्रेसी पेड़ों से झूलते हुए बिल्कुल टार्जन की तरह आती है और गोली मारकर सांप को उस लड़के से दूर कर देती है। वो पूछती है कि दूसरा लड़का कहाँ है, तो वो मोटा लड़का कहता है कि वो भागते हुए चट्टान से गिर गया। वो अजगर फिर से उनका पीछा करता है लेकिन समय पर यांग आकर उसे लात मार देता है। अब सांप गुस्से में फिर हमला करता है लेकिन यांग बचकर उसकी गर्दन पर चाकू से वार करता है और सांप उसे झटका देकर नीचे फेंक देता है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। तभी दोस्तों निंग डर कर उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन इस गाके उसे रोककर कहता है कि नीचे झील है इसलिए वो बच जाएगा। तभी अजगर पीछे हट जाता है और सब सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा घायल हो चुका है। अब नीचे यांग सच में पानी में गिरकर बच जाता है और झील में तैरते हुए दूसरे लड़के को किनारे लाता है। वो उसकी छाती दबाकर पानी बाहर निकालता है और लड़का खांसते हुए होश में आ जाता है और उसे थैंक्स कहते हुए यांग के हाथ पर कुछ देखता है और उसे दिखाता है कि वो एक बहुत बड़ा जोक होता है। अब यांग उसे खींचकर निकालने ही वाला होता है कि लड़का रो देता है और कहता है कि इसे ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए आग चाहिए। फिर वो लाइटर निकालकर जोक को जलाकर हटाता है और कहता है कि इसने तो उसे सच में डरा ही दिया। इस बार दूसरे लड़के के कंधे पर भी एक बड़ी जोंक चिपक जाती है और वो अपना शर्ट उतारता है और यांग ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पूरे शरीर पर जोंकें चिपकी हुई है। वो उन्हें एक एक करके मार के हटाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि बाकी लोगों को जल्दी ढूंढना होगा वरना और जोंकों का शिकार बन जाएंगे। तभी अचानक उनके चारों तरफ बैगनी रंग के अजीब बुलबुले उड़ने लगते हैं। दूसरा लड़का यांग को कहता है कि उन्हें हाथ मत लगाना लेकिन यांग उल्टा करता है और उंगली से बुलबुले फोड़ने लगता है। बुलबुले टूटते ही मीठी से खुशबू फैल जाती है और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच बाकी का ग्रुप जंगल से गुजरते हुए इन्हीं बैंगनी बुलबुले के पास पहुंचता है। अब जिन सबको चेतावनी देती है कि इन्हें छूना नहीं क्योंकि ये घाटी के जहरीले धुएं से बने हैं। तभी निंग यांग और दूसरे लड़के को जमीन पर पड़ता देखता है और उनकी तरफ दौड़ता है और वो मोटे लड़के को दूसरे लड़के की पीठ पर खून के निशान दिखते हैं लेकिन जिन कहती है ये तो बस जोंक के निशान हैं, अभी कोई चिंता की बात नहीं। तभी दोस्तों कुछ देर बाद दोनों होश में आ जाते हैं और निंग खुशी से यांग का स्वागत करता है। अब सब इकट्ठा होकर अब तक की घटनाओं पर बात करते हैं। पीले बालों वाला लड़का शायद मर चुका है और वो सब सोचते हैं कि आगे अब क्या करना होगा। इसी गा के सजेशन देता है कि सबसे पहले खाना ढूंढा जाए क्योंकि पूरे दिन किसी ने कुछ नहीं खाया। तभी दोस्तों अचानक उनके पास एक तीर आकर लगता है और देखते ही देखते वो फिर से आदिवासी से घिर जाते हैं। अब सब तुरंत लड़ाई की पोजीशन में आ जाते हैं लेकिन आदिवासी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं और प्रोफेसर उनके कहे को ट्रांसलेट करता है। आदिवासी सरदार कहता है कि वे फिलहाल वहीं खड़े रहे और प्रोफेसर इसे बातचीत का मौका मानता है। अब सरदार पूछता है कि प्रोफेसर उसकी भाषा कैसे बोल सकता है जबकि बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि सरदार उनकी भाषा कैसे बोल रहा है। फिर सरदार पूछता है कि उनका उस एक आंख वाले आदमी से क्या रिश्ता है जो गुलान भाषा बोल सकता है। अब प्रोफेसर चौंक जाता है कि उसके अलावा कोई और भी इस भाषा को जानता है। तभी दोस्तों एक और आदिवासी आता है जिसके सिर्फ एक ही हाथ है। वह सरदार से कुछ कहता है, प्रोफेसर उसको ट्रांसलेट करता है। वो कहता है कि सरदार को जिन को मौका देना चाहिए। अब सब आखिरकार सरदार के पास अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत से आदिवासी आराम कर रहे होते हैं और राइट प्रोफेसर से कहती है कि बूढ़ा आदमी तो सरदार से भी बेहतर अपनी भाषा बोलता है। अब प्रोफेसर उसे चुप रहने को कह देता है। तभी जिन काफी देर तक सरदार की जांच करती है और बताती है कि उसे मलेरिया है और वह ग्रुप को समझाती है कि मलेरिया वाले मरीज को कई तरह की दिक्कतें हो सकती है जैसे याददाश्त खोना। तभी इस गाकी पूछता है कि इसका इलाज क्या है और जिन बताती है कि इसका इलाज आसान है, मरीज को पानी पिलाते रहना और उन्हें दवा देना। ये दवा सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है
जो आमतौर पर गहरे और नम वर्षा वनों से उगती है। चूँकि वे साउथ अमेरिका में है तो ये पेड़ आसपास के रेन फॉरेस्ट से मिल सकते हैं। तभी प्रोफेसर बताता है कि सरदार ने 3 लोगों को जंगल में ये दवा ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन बाकी को बंधक बनाकर रखा जाएगा। अगर वे कल सूरज निकलने से पहले दवा लेकर वापस नहीं आए तो बाकी सबको मार दिया जाएगा। अब सब सोच विचार कर तय करते हैं कि जिन जरूर जाएगी, क्योंकि वही पेड़ पहचान सकती है। उसके साथ ट्रेसी उसके सुरक्षा के लिए जाएगी और तीसरा होगा आंड्रे। तभी आंड्रे जैंग से उसका चाकू मांगता है और निंग कहता है कि चाकू दे दे क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत नहीं। तो यंग मान जाता है और चाकू उसे दे देता है। बाद में निंग यंग से पूछता है क्या वो तीनों ठीक रहेंगे। यंग बस कहता है पता नहीं और भगवान से प्रार्थना करता है। उधर प्रोफेसर कुछ और दीवार की लिखावट पढ़ता है और बताता है कि ये आदिवासी गुलान नागा को भगवान मानते थे। जब भी मलेरिया की बड़ी महामारी फैलती थी ये लोग बेबस होकर मौत से डर जाते थे। वे इसे देवताओं का श्राप कहते हैं और बीमार लोगों को गुलान की वेदी पर चढ़ा देते थे। लेकिन 10 साल पहले कुछ सैनिक आए, इन आदिवासियों को मार डाला और ज्वालामुखी में फंसा दिया और सब गायब हो गए। जब तक एक दिन एक आंख वाला आदमी जिसे वे प्रोफेसर का गुरु मानते हैं पहाड़ से जिंदा बाहर नहीं आया। वह गुलान भाषा जानता था और उसने उसका इलाज भी किया था। इसी वजह से जब आदिवासियों ने देखा कि इनमें से कोई उनकी भाषा बोल सकता है तो उन्होंने उसे जिंदा रखा ताकि वे सरदार का इलाज कर सके। कहा जाता है कि एक आंख वाला आदमी यहीं अपनी बाकी जिंदगी रहा और उनकी बस्ती का हिस्सा बन गया। इसी कारण कुछ आदिवासी उनकी भाषा जानते हैं। लेकिन एक दिन रहस्यमयी जहाज यहाँ आए और वह एक आंख वाला आदमी गायब हो गया। उधर जीन और उसके साथी बारिश में उस पेड़ की तलाश कर रहे हैं। तभी आंड्रे पूछता है कि वह कैसा दिखता है और जीन बताती है कि इसकी ऊंचाई 5 से 15 मीटर तक होती है और दूर से देखने पर इसके हरे और लाल रंग मिले जुले लगते हैं। और तभी अचानक जिन चिल्लाती है उसने पेड़ ढूंढ लिया है और सब उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच प्रोफेसर कहता है कि हो सकता है कि उसका गुरु जिंदा हो। इसी गाकी हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि वह तो उसके अंतिम संस्कार में खुद गया था। पर प्रोफेसर बताता है कि पुरातत्व के काम के लिए बहुत पैसे और सरकारी मदद चाहिए और गुलान पर रिसर्च उतनी मशहूर नहीं थी, इसलिए रिसर्च बीच में ही रुक गई थी। फिर एक दिन उसका गुरु वापस आया और प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया गया। जब प्रोफेसर ने पूछा कि पैसे किसने दिए तो उसने बस इतना कहा कि कोई प्राइवेट ग्रुप था जिसके साथ उसका समझौता हुआ है, लेकिन बाकी बातें गुप्त रखी। लेकिन समझौते की एक शर्त थी, मौत के बाद खून का दान। और यही वजह थी कि उसके शरीर को न जलाया गया और न ही दफनाया गया बल्कि उस ग्रुप को दे दिया गया। और जब प्रोफेसर को शक हुआ कि उसका गुरु जिंदा है और उसने दवा के ज्ञान से अपनी मौत का नाटक किया तो उसे याद आता है कि अपने गुरु की मौत से 2 साल पहले वह उससे मिलने गया था और उसके घर के बाहर उसका कुत्ता मरा पड़ा था। लेकिन उसका गुरु बिल्कुल परेशान नहीं था बल्कि उसने कुत्ते को इंजेक्शन लगाया और कुत्ता फिर से उठकर पहले जैसा हो गया। उसने कहा कि आधुनिक दवा से जिंदगी और मौत को कंट्रोल किया जा सकता है। उसने बताया कि वह एक ऐसी दवा का प्रयोग कर रहा है जिससे मौत का नाटक किया जा सके। जब पूछा कि क्यों तो उसने बस कहा मजे के लिए। अब ये सब सुनकर निंग को एक विचार आता है और वो कहता है कि गुरु की मौत का राज ही इस बात की चाबी है कि उन्हें सबको यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।